चलिए आज का टॉपिक है मोमेंट रेजिस्टेंस। चलो हम क्लास को एंजॉय करते हैं। अभी तक के क्लास में आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, आगे भी हम सीखते हैं, ठीक है? तो सीखते रहेंगे, एंजॉय करेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि ये करा दो वो करा दो, ठीक है? बेहतरीन करेंगे, अच्छा करेंगे, ठीक है? लाइट मूड होके पढ़िए, पढ़ाई करते हैं। ओके देखो दोस्त, मोमेंट रेजिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मोमेंट रेजिस्टेंस हम लोगों ने इसके पहले WSM से निकाल रखा था, अब हम LSM से करेंगे। तो आपको पता है फोर्स इंटू लीवर आर्म, फोर्स कंप्रेशन फोर्स लास्ट क्लास में निकाले थे। कंप्रेशन फोर्स कंक्रीट का 0.36 FC के BXC होता है। टेंशन फोर्स 0.87 FY AST होता है। लीवर आर्म CG ऑफ कंप्रेशन और CG ऑफ टेंशन के बीच की दूरी होती है। द डिस्टेंस बिटवीन द CG ऑफ कंप्रेशन एंड द CG ऑफ टेंशन इज द लीवर आर्म। द CG ऑफ कंप्रेशन 0.42 XU और CG ऑफ टेंशन स्मॉल d, तो लीवर आर्म क्या होगा D माइनस 0.42 XU। लास्ट क्लास में यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब मोमेंट रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो अलग अलग सेक्शंस की बात करेंगे। बात है बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन वो सेक्शन होता है जब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस लिमिटिंग के बराबर होता है, तो इसको हम कंप्रेशन फोर्स से बात करते हैं। अनिल पाल थैंक यू सो मच। लिखा है कंप्रेशन फोर्स इनटू लीवर आर्म और टेंशन फोर्स इन लीवर आर्म। अगर मैं कंप्रेशन फोर्स की बात करता हूं 0.36 FC के BXU लिमिट, क्यों? जब बैलेंस सेक्शन होगा तो XU क्या बन जाएगा? XU लिमिट बन जाएगा। लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU लिमिट, करेक्ट? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए कि पूरा पिक्चर क्लियर आ रहा है, वीडियो ऑडिबल क्लियर है? किसी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि बोर्ड नहीं दिख रहा है, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि जो बोर्ड है क्लियर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ऑल गुड? ओके 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 भाई, अपना देख लो यार, अपना मेरा तो सही है, अपना देख लो, सही है, वेल डन। चलो स्टार्ट कर, लेट्स स्टार्ट। चलो तो फिर जब हम बैलेंस सेक्शंस किए तो XU लिमिट के बराबर हो जाएगा, डन। तो 0.36 FC के बी उधर कर दिया है, ठीक है। देखो दोस्त क्या किया, बेसिक फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मूला है बेसिक। अच्छा ठीक है, वेल डन वेल डन। अब क्लास पे ध्यान देते हैं, क्लास पे ध्यान देते हैं, ठीक है? जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे और बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है, बहुत कॉन्सेप्चुअल बढ़िया बढ़िया सवाल है आज। 0.36 FC के BXU लिमिट D माइनस 0.42 XU लिमिट। दोस्त अब ये मेरा मेन फॉर्मूला है, यहां से फॉर्मूले को और ही आसान तरीके से करेंगे। आपको एक लैंग्वेज दिख रहा होगा, MU लिमिट इक्वल टू Q लिमिट BD स्क्वायर। दोस्त ये Q लिमिट क्या है? ये जो Q लिमिट है ना, इस Q लिमिट को बोलते हैं MR कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? MR कोफिशिएंट। MR कोफिशिएंट, दिस इज द MR कोफिशिएंट। अब MR कोफिशिएंट कैसे निकालें? इसको और सिंप्लीफाई किए, क्या किए हैं? इस बॉक्स में से मैंने कॉमन लिया D को कॉमन लिया, तो बच क्या गया? 1 माइनस 0.42 XU लिमिट बाई D, डन। तो ये कॉमन गया तो D हो गया, B यहां पहले से था, D बाहर आया, तो इसको मैंने BD इधर कर दिया, करेक्ट ना? अब मैंने क्या किया कि XU लिमिट इस इक्वेशंस में डिवाइड किया, किसका? D से। तो जो डिवाइड किया उसी को मल्टीप्लाई किया, तो कोई इक्वेशन से फर्क नहीं आया, तो D का डिवाइड किया, D का मल्टीप्लाई किया, तो पूरा इक्वेशन बन गया 0.36 FC के XU लिमिट बाई D 1 माइनस 0.42 XU लिमिट बाई D। अब बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा करने के पीछे एक मोटो है दोस्त, ऐसा करने के पीछे एक मोटो है। जो ये पूरा टर्मोलॉजी है ना, ये जो पूरा टर्मोलॉजी है ना, इसी को हम बोलते हैं Q लिमिट, डन। इसी को बोलते हैं Q लिमिट। अब एग्जाम में अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में Q लिमिट पूछा जाएगा, MR कोफिशिएंट पूछेगा, अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं पता है तो आपको जेई में कैलसी भी अलाउड नहीं है ना, कर ही नहीं पाओगे, और करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना? इसलिए हम कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला की बात करेंगे, डन। अब हमने क्या किया, XU लिमिट बाई D हर ग्रेड का है ना, FE 250, FE 415, FE 500। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये पूरा टर्म किसके टर्म में आ जाएगा? FCK के टर्म में आएगा। जैसा कि आपको पता है कि जब पूरे टर्म में आप FCK, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर माइल्ड की बात करें तो माइल्ड के लिए XU लिमिट बाई D की वैल्यू 0.53 हो जाएगी और यहाँ 0.53 हो जाएगी, तो पूरा इक्वेशन जो है माइल्ड के लिए 0.148 FCK आएगा। क्या आएगा? 0.148 FCK। तो अगर कोई पूछता है कि माइल्ड स्टील है तो आपका MR कोफिशिएंट क्या होगा, तो आपका जवाब होगा 0.148 FCK MR कोफिशिएंट। लेकिन अगर बात होती है मोमेंट रेजिस्टेंस की तो आपका आंसर होगा 0.148 FCK BD स्क्वायर, है ना? तो दो सवाल बनेंगे। तो अब अगर न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चन करता है तो सिंपल है ना, मल्टीप्लाई करना पहले की तुलना में, है ना? इसी तरह अगर FE 415 हम रखते हैं, FE 415 रखते हैं तो 0.138 FCK BD स्क्वायर। अगर FE 500 रखते हैं
तो 0.133 FCK BD स्क्वायर है ना दोस्त। अगर टेंशन की बात करते हैं तो फिर 0.87 FY AST D माइनस 0.42 एक्स लिमिट। तो जब जो स्टील बैलेंस करता है उसको हम AST लिमिट बोलते हैं। डन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यानी कोई ऐसा अमाउंट ऑफ स्टील होगा ना पूरे सेक्शंस को बैलेंस किया गया होगा, करेक्ट। तो कंप्रेशन फोर्स टेंशन फोर्स को बराबर कर दिया गया। कंप्रेशन फोर्स बैलेंस सेक्शंस के लिए 0.36 FCK B एक्स लिमिट 0.87 FY AST लिमिट। ध्यान देना इस कॉन्सेप्ट को, इस पे बहुत अच्छे सवाल बनेंगे। अब AST लिमिट निकालना है मुझे, मैंने AST लिमिट का इक्वेशन किया 0.3687 FY FCK FY इंटू एक्स लिमिट भाई भी। अब देखिए मैं निकाल रहा हूं परसेंटेज, परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, जो स्टील है ना अपॉन BD इंटू 100। तो इसको परसेंटेज बनाने के लिए अगर BD को डिवाइड करते हैं 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, सेम बात इधर भी करेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूं ना दोस्त, लिख सकता हूं ना कि परसेंटेज लिमिट इक्वल टू 0.36 अपॉन 0.87 FCK अपॉन FY XU लिमिट B। अब मैंने क्या किया, डिवाइड किया BD से। तो अरे भैया परसेंटेज कैसे बना, स्टील को डिवाइड किया BD से, इसको भी डिवाइड कर दिया, और क्या किया, और क्या किया, मल्टीप्लाई किया किससे, 100 से, 100 से क्या किया, 100 से किया, 100 से किया, है ना। अब देख भाई अब क्या हो गया, अब सिंप्लीफाई करते हैं, कैंसल आउट हो जाएगा इसमें, B और B कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा 0.36 100 को गुना करो 36, 36 को डिवाइड करो 0.87 से कितना आएगा बताना मेरे को। 36 को डिवाइड करोगे 0.87 से क्या आएगा, पॉइंट 36 100 से गुना करेंगे 0.87 41.38 41.4। वेरी गुड, वेरी गुड। अब है वेरी गुड हिमांशी, वेल डन। तो परसेंटेज लिमिट इक्वल टू 41.4 FCK अपॉन FY XU लिमिट अपॉन D, है ना, है ना, दिख रहा है यहां से आपको। इसका मतलब अगर परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज की बात करें कहां पे, बैलेंस पे, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, ग्रेड ऑफ स्टील पे, और XU लिमिट, ठीक है ना। एक्स लिमिट में ग्रेड ऑफ KD है। K निकालने के समय हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूज करते थे, 700 अपन 1100 0.87 कैसे आया था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यानी एक बात यहां से निकल कर आ रहा है कि अगर आप AST बैलेंस निकालते हो, हाँ वहां पे हम 2 × 10⁵ रख के ही तो बनाए थे 700 अपॉन 0.87 FY अपॉन ES। तो वो वैल्यू कहां से आया था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आया था। दिस कमेंट इज फॉर द स्टील फॉर द बैलेंस सेक्शन, ठीक है, बैलेंस सेक्शन के लिए करेंगे। डन। तो हमें ये बात निकल कर आई ना कि परसेंटेज फॉर बैलेंस सेक्शन इट डिपेंड्स अपॉन द ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, करेक्ट। क्रॉस सेक्शंस नहीं है यहाँ पे, स्मॉल डी क्रॉस सेक्शन का मतलब B और D होता है, D नहीं होता है। डन, समझ में आया ये बात। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका मतलब अगर बैलेंस पे मेरे को ग्रेड ऑफ स्टील पता रहेगा तो XU/D पता रहेगा हर ग्रेड का, FY पता रहेगा तो पूरा परसेंटेज FCK के टर्म में आ जाएगा। अरे बोलो यार, तो कल को डायरेक्टली आपसे अलग अलग ग्रेड के लिए परसेंटेज पूछा सकता है और उसका आंसर FCK के टर्म में हो जाएगा, है ना। एक बार कंफर्म कर देना। अब इन सारी बातों को MR कोफिशिएंट, परसेंटेज, इन सबको मैंने टेबलाइज कर दिया है। दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको तो हम बिल्कुल याद कर लेना यार, याद कर लेना इसको बिल्कुल। ग्रेड FE 250 के लिए XU लिमिट बाई D 0.53, QR लिमिट 0.148 FCK और PT 0.008 FCK। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुका हूं मैं, लेकिन अगर हम कैलकुलेशंस एग्जाम में करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, इसलिए आप एक बार खुद से कर लीजिए। आप खुद से कीजिएगा तो ऑटोमेटिक एक बार आपको याद हो जाएगा वैल्यू। 2-3 सवाल कराएंगे तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो वैल्यू है याद होना चाहिए, ठीक है। FE 415 कितना हुआ 0.48, उसके लिए क्यू लिमिट कितना होगा 0.138 FCK,
परसेंटेज कितना होगा 0.048 एफसीके। 500 के लिए कितना होगा, अच्छा याद है, बहुत बढ़िया, वेल डन। 0.46, 0.133 एफसीके, 0.038, वेल डन। नेक्स्ट दोस्त, ये तो था एमआर कोफिशिएंट आपका किसके लिए था, ये था एमआर कोफिशिएंट आपका बैलेंस के लिए। अगर अंडर इन्फोर्समेंट होगा तो कॉन्सेप्ट सेम है, कंप्रेशन फोर्स इंटू लीवर आर्म, टेंशन फोर्स इंटू लीवर आर्म। तो 0.3 एफसीके बी एक्सयू डी माइनस 0.42 एक्सयू, 0.87 एफवाई एएसटी डी माइनस 0.42 एक्सयू। बात ओवर इन्फोर्समेंट की आती है, लेकिन जब ओवर इन्फोर्समेंट होगा, जब ओवर तो कंप्रेशन 0.36 एफसीके बी एक्सयू डी माइनस 0.42 एक्सयू, लेकिन 0.87 एफवाई होगा। कमेंट करके बताइए, जब ओवर एनफोर्समेंट होगा तो स्ट्रेस ऑफ स्टील 0.87 एफआई क्यों नहीं होगा। कमेंट करके बताइए। मैंने यहां लिखा है एफ एस टी इंटू ए एस टी डी माइनस 4, यानी जो स्टील होगा बैल, एफ एस टी जो होगा, जो स्ट्रेस होगा किसका, स्टील का, वो कम होगा किससे, 0.87 एफवाई से। वाई, कमेंट करके बताइए। स्टील इज मोर देन, स्टील लेस होता है स्टील में, क्या लिख रहे हो यार, क्योंकि डिजायरेबल स्ट्रेन तक नहीं पहुंचेगा। वेरी गुड दीपांशु, वेरी गुड, वेल डन, क्योंकि आपको बताया गया था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, स्ट्रेन कम होता है इसलिए। वेरी गुड चिंपुआ, चिंपुआ आप हिमाचल से हो, चिंपुआ, क्योंकि वो अपनी परमिशन से पहुंच जाती है स्ट्रेन, क्योंकि कंक्रीट पहले परमिसिबल है, क्योंकि स्ट्रेन पूरा नहीं। बिल्कुल दोस्तों, ओवर एनफोर्समेंट में जो स्ट्रेन इन स्टील होता है वो 0.002 प्लस 0.87 एफआई अपन ये से कम होता है। तो ऑब्वियस बात है कि आपको बताया गया था कि लिमिटिंग स्ट्रेन अगर 0.002 प्लस 0.87 एफआई होगा तभी तो 0.87 एफआई होगा। तो स्ट्रेस इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रेन, और ओवर एनफोर्समेंट में स्ट्रेन कम होता है, दैट्स वाई वहां पे जो स्ट्रेस होगा अंडर ओवर एनफोर्समेंट में वो 0.87 एफआई से कम होगा। क्लियर है? तो पूछा जा सकता है इसका कारण क्या है। वेरी गुड, वेरी गुड, डन। अब हम बात करेंगे डबली रेनफोर्स सेक्शंस के बारे में। डबली रेनफोर्स सेक्शन क्या है, सबसे पहला सवाल डबली। तो अगर स्टील को आप टेंशन और कंप्रेशन दोनों जगह प्रोवाइड करते, इफ स्टील इज प्रोवाइडेड इन टेंशन एंड कंप्रेशन, दिस टाइप ऑफ सेक्शन इज कॉल्ड डबली रेनफोर्समेंट सेक्शन। अगर स्टील को हम टेंशन में प्रोवाइड करते हैं तो ऐसे सेक्शन को हम सिंगली रेनफोर्स सेक्शंस कहते हैं। फिर सवाल बनता है कि डबली रेनफोर्स सेक्शन क्यों बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि अगर जब आप सेक्शन साइज को रेस्ट्रिक्टेड कर दोगे तो आपको डबली बनाना पड़ेगा। और दूसरा कारण, जब बेंडिंग मोमेंट एमआर लिमिट से ज्यादा हो जाएगा, केवल बेंडिंग मोमेंट का एमआर लिमिट से ज्यादा होना और सेक्शन को रेस्ट्रिक्टेड ना करना, ये डबली नहीं होगा, क्योंकि हम सेक्शंस को बढ़ा सकते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम डी को बढ़ाएंगे तो सेक्शन अंडर इन्फोर्समेंट हो जाएगा। इसलिए दोनों बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सेक्शन साइज इज रेस्ट्रिक्टेड। सेक्शन साइज का मतलब बी एंड डी बोथ, बार बार बोल रहा हूं, बी एंड डी इज बोथ, बी इज नॉट सेक्शन, डी इज नॉट सेक्शन, बी एंड डी is the both is restricted, and the bending moment ultimate is always greater than MR limit. Done. If reinforcement is provided in tension and compression zone of the sections, then the section is called doubly reinforced sections. Sivanand Gupta, thank you so much. Doubly reinforcement section provided क्यों? If section size is restricted, B and D both, BMU is greater than MU limit. Again, डबली रेनफोर्समेंट वहां भी प्रोवाइड करते हैं जहां श्रिंकेज और क्रीप के कारण डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। डबली रेनफोर्स सेक्शन इज आल्सो प्रोवाइडेड टू रिड्यूस लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शंस ड्यू टू क्रीप एंड श्रिंकेज। आल्सो डबली रेनफोर्समेंट सेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर डायनेमिक लोडिंग और स्ट्रेस रिवर्सल स्ट्रेस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डबली रेनफोर्समेंट कब प्रोवाइड किया जाता है, डबली रेनफोर्समेंट क्या है और डबली रेनफोर्स्ड कब प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, डबली का मतलब क्या हुआ कि जब हम सेक्शंस को कहां प्रोवाइड कर रहे हैं, सेक्शंस को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सेक्शंस को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लिसन लिसन लिसन, सेक्शंस को हम प्रोवाइड कर रहे हैं टेंशन और कंप्रेशन दोनों जगह, टेंशन और कंप्रेशन दोनों जगह, यानी यहां भी दे रहे हैं, ये टेंशन हो गया और ये हो गया कंप्रेशन। ठीक है, डन। दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। दोस्त, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है यहाँ पे, उसके बारे में हम बात करेंगे कि अगर स्ट्रेन डायग्राम बनाया जाए, स्ट्रेन डायग्राम, तो आपको पता है स्ट्रेन कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा। ठीक है ना, मैं
एक्चुअली मैं इंटरेस्टेड पूरे डायग्राम पे लेके नहीं हूँ, मैं इंटरेस्टेड केवल कंप्रेशंस के बारे में हूँ। ऐसा क्यों आपको बता देंगे। सिंगली में स्टील हमारा कंप्रेशन में नहीं था, डबली में हम स्टील को कंप्रेशन में प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। थोड़ा स्लो बोलिए, आप अपना वॉल्यूम कम कर लीजिए ना। हम क्या है कम करें। लिसन, जो स्टील है आपका कंप्रेशन में, उसका स्ट्रेन कितना होगा सवाल आता है। तो आपको पता है कि जो कंक्रीट का स्ट्रेन है मैक्सिमम 0.0035 है। अगर ये एक्सयू न्यूट्रल एक्सिस है और मुझे स्ट्रेन निकालना है स्टील इन कंप्रेशंस का, इसका इफेक्टिव कवर दे रखा है डी डैश। तो सिमिलर ट्रायंगल लगा देंगे। फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल 0.0035 अपॉन एक्सयू इक्वल टू ESC XU माइनस डी डैश। ESU इक्वल टू XU माइनस डी डैश अपॉन XU इंटू 0.0035 है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो स्टील हमने कंप्रेशन में लगा रखा है, ठीक है, जो स्ट्रेन कंप्रेशन में उसका इक्वेशंस क्या होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बात, आपको पता है कि जो स्ट्रेस होता है वो फंक्शन है स्ट्रेन का। इसका मतलब आपका यहाँ का जो स्टील है उसमें स्ट्रेन कम हो रहा है तो उसमें स्ट्रेस भी क्या होगा, कम होगा। यानी डबली रेनफोर्समेंट में आपका जो स्टील है उसका पूरा स्ट्रेस नहीं होगा, वो अंडर स्ट्रेस होगा। क्या होगा, अंडर स्ट्रेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे फ्लैंज सेक्शंस के बारे में। फ्लैंज सेक्शंस, टीवी में आपका फ्लैंज सेक्शन है दोस्तों। फ्लैंज सेक्शंस रेक्टेंगुलर से कैसे बढ़िया है, वो इकोनॉमिकल होता है और इफिशिएंट होता है। मतलब क्या हुआ, यानी अगर आप फ्लैंज सेक्शन बनाते हो तो उसमें मोमेंट रेजिस्टेंस क्षमता ज़्यादा है रेक्टेंगुलर की तुलना में, और उसको बनाने में भी कंक्रीट कम लगता है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाएगा विच वन इज द मोस्ट इफिशिएंट, तो आपका आंसर होगा फ्लैंज सेक्शंस। और उसमें भी सिंगली और डबली आ जाता है, क्योंकि सिंगली को इफिशिएंट बोलेंगे क्योंकि डबली के अंदर में जो आपका मटेरियल है वो अंडर स्ट्रेस्ड है। करेक्ट ना। तो दो बात का ध्यान रखिएगा, अगर फ्लैंज सेक्शंस की बात आती है और फ्लैंज में सिंगली और डबली आएगा तो आपका आंसर होगा सिंगली फ्लैंज सेक्शन द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड इफिशिएंट। करेक्ट, तो लिख दिया गया है फ्लैंज सेक्शंस द इकोनॉमिकल एंड इफिशिएंट देन रेक्टेंगुलर सेक्शंस। अ सेक्शन इज सूर्य प्रताप सिंह बहुत बढ़िया बोले हैं, दिस क्लास इज इंपॉर्टेंट फॉर द दो स्टूडेंट्स जिन्होंने आरसी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, जो स्टूडेंट्स बिल्कुल आरसी पढ़े ही नहीं है उनको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, बात सही है। तो आप देख लीजिए भाई। ठीक है, तो ये ऐसा कोई कोशिश मत करना कि आर समझ में आए, ये जो पढ़ चुका है ना उसी के लिए है। ठीक है, डन। कितने लोग 300 लोग देख रहे हैं, 300 प्लस, और लाइक 171। बहुत बढ़िया, देख लो भाई, समझ लो अपने मैटर पे। दिस इज द फ्लैंज सेक्शंस। दोस्त क्या बोला है, अ सेक्शन इज कंसीडर्ड एज फ्लैंज इफ देयर इज नो रिलेटिव मोमेंट बिटवीन द फ्लैंज एंड वेव। ये बोलता है कि जो आपका फ्लैंज और वेव के बीच में कोई भी रिलेटिव मोमेंट ना हो। रिलेटिव मोमेंट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोमेंट ना हो। दोस्त ये कब होगा, इसका मतलब आपको अगर फ्लैंज और वेव अलग अलग आप बनाओगे तो रिलेटिव मोमेंट होगा। इसका मतलब इसको बोलते हैं मोनोलिटिक। क्या, दोनों साथ साथ बनेगा। तो हमारा जो कास्टिंग होता है फ्लैंज का वो कैसा होता है, मोनोलिटिक कास्टिंग होता है। करेक्ट, तो केवल देखने में टी बीम नहीं कहलाएगा, कंडीशंस ये भी है कि दोनों की मोनोलिटिक कास्टिंग होनी चाहिए। केवल अच्छी बात करने वाला इंसान, अच्छी बातें करने वाला इंसान ही अच्छा इंसान नहीं है। ऐसे ही केवल देखने में टी लगने वाला टी बीम नहीं है। कंडीशंस क्या है इसके साथ, कंडीशंस ये भी है कि इसके बीच रिलेटिव मोमेंट ना हो। गेमिंग वर्ड नाम तो बदल लो। हाँ, हम लाइक नहीं करेंगे कि आप मेरा नाम नहीं लेते हैं।
तो नाम तो रख लो, जो माँ बाप ने तुम्हारा नाम रखा है, तुमको शर्म आ रहा है लिखने में, तुम नाम रखे हो गेमिंग वर्ड, तुम खुद अपने नाम पे गर्व नहीं है और तुम हमसे बोल रहे हो अपने नाम नहीं ले रहे हैं। फर्जी लोग नाम जो लेके कमेंट कर रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेने वाला हूँ, तो कम से कम विश्वास रखो अपने नाम के ऊपर। नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा होगा? जब नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा ना तो फिर उनसे बोलोगे नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या होगा, जब फिर आएगा ना तो उनसे बोलोगे क्या होगा। ऐसे लोग ना हमेशा, जो तुम्हारे पास नहीं रहेगा ना तुम उसको बुलाओगे, और जो तुम्हारे पास है ना उसको तुम कदर नहीं है। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या होगा, आता है ये। अब बात करेंगे इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ। इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ हम हद ही मचा रखे हैं भाई, जिसको पढ़ना है पढ़, यहां निकल बाहर, फर्जी लोग नहीं चाहिए हमको, टाइम पास कर रहे हैं आगे। आइसोलेटेड फ्लैंज सेक्शन, ठीक है, आइसोलेटेड फ्लैंज सेक्शंस क्या होता है? सिंगल बीम को हम आइसोलेटेड बोलेंगे। एक फ्लैंज सेक्शन जो होता है वो स्लैब के साथ होगा, ठीक है जी, तो स्लैब फ्लोर सिस्टम, और एक होगा आइसोलेटेड। अब उसमें है टी बीम और एल बीम। तो टी बीम का जब रहेगा तो विड्थ दे रखा है, इफेक्टिव डेप्थ। एग्जाम ऑब्जेक्टिव में एक सवाल है कि जो आपका टी बीम है उसका फ्लैंज कितना है, तो फ्लैंज के लिए कोड ने डिफाइन किया है कि अगर आइसोलेटेड होगा, आइसोलेट, तो मिनिमम किसका, एल नॉट अपॉन एल नॉट बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू। अब सवाल है कि इसमें एल नॉट क्या है? इट इज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट। अब ये बात भी समझ में नहीं आया आपको, तो इसको अगले स्लाइड में दिखाएंगे भैया, डायग्राम बना के एल नॉट क्या होता है, एल नॉट क्या होता है, ठीक है। तो जो सेक्शन है एल नॉट अपॉन एल नॉट बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू इंटू बी, इन दोनों वैल्यू में जो मिनिमम होगा वही आपका विड्थ ऑफ फ्लैंज होगा, किसमें, टी बीम फ्लैंज सेक्शन। अगर एल बीम होगा तो उसमें वही इक्वेशन है, एल नॉट के साथ 0.5 आ जाएगा, करेक्ट। अब एल नॉट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट, डन। अब देखो दो बीम लाए हैं अपने पास सिंपली सपोर्टेड, दिखाने के लिए भैया सेंटर टू सेंटर जो दूरी है उसी को एल इफेक्टिव बोलते हैं। एल इफेक्टिव क्या होता है? वो लेंथ जो बेंडिंग, प्रभावी रूप से बेंडिंग करता है। ओवरऑल लेंथ एल है, स्पैन एलसी है, लेकिन जो सेंटर टू सेंटर है वो लेंथ है जहां बेंडिंग प्रभावी रूप से कार्य करता है। बेंडिंग क्या है? पैराबोलिक है, इसलिए यहां भी जीरो मोमेंट, यहां भी जीरो मोमेंट, तो जीरो मोमेंट के दूरी को एल नॉट बोलते हैं, है ना। तो आपको इक्वेशंस लिख के ना पूछेगा एल नॉट क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा कि जीरो मोमेंट की दूरी को हम एल इफेक्टिव ही एल नॉट होता है। ये तो केस हुआ सिंपली सपोर्टेड। अगर बात करते हैं कंटिन्यूअस का, कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ? हमने एक सेक्शन ले लिया यहां से, ठीक है, कंटिन्यूअस इधर भी है इधर भी है, तो बेंडिंग मोमेंट ऐसा बनेगा। अब इस सेक्शंस के लिए या सेंटर टू सेंटर एल इफेक्टिव है, सेंटर टू सेंटर एल इफेक्टिव है, लेकिन जीरो मोमेंट कहां है? जीरो मोमेंट कहां है? जीरो मोमेंट कहां है? जीरो मोमेंट कहां? ये है जीरो मोमेंट, ये है जीरो मोमेंट, तो दो जीरो मोमेंट के बीच की दूरी को एल नॉट कहते हैं। तो अब एग्जाम में सवाल आएगा कि कंटिन्यूअस के लिए एल नॉट क्या होता है, तो एल इफेक्टिव का 0.7, डन। ओके दोस्त, बीम स्लैब फ्लोर सिस्टम, यानी अब जो विड्थ ऑफ फ्लैंज है, पहले वाला तुलना केवल आपका एक आइसोलेटेड बीम के लिए था, अब बीम फ्लोर सिस्टम है। इस बात को समझने के लिए हमने पूरा आपको लेआउट सामने रखा है कि जैसे कि आपका पूरा एक स्लैब है और इसमें 3 कमरे हैं ए बी सी, और उसको इसी स्लैब का आपको फ्रंट व्यू दिखाया गया है कि आपको देखो दिस इज द विड्थ ऑफ वेव 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 वेव, करेक्ट ना। दो बीम के बीच की दूरी B1 B2 B3, अब उसमें से हमने एक टी बीम को निकाला है, दिस इज अ टी बीम, दिस इज टी बीम, उसका मुझे विड्थ ऑफ फ्लैंज निकालना है। तो विड्थ ऑफ फ्लैंज के लिए क्या है कंडीशन कोड का, ध्यान से देखना, एल नॉट बाई 6, एल नॉट क्या है? जीरो मोमेंट, कैसे निकालते हैं बता रखा हूं पिछले वाला स्लाइड में। बी डब्ल्यू क्या है? विड्थ ऑफ वेव 6 DF, तो आपको ये सारी वैल्यू क्वेश्चंस में गिवन होगा अगर विड्थ ऑफ फ्लैंज पूछा जाएगा तो। फिर B1/2, यानी जिस B1/2 B2/2 रटना नहीं है, जो भी आपका बीम है ना उसका क्लियर स्पैन राइट साइड लेफ्ट साइड उस दोनों का आधा प्लस BW, B1/2 प्लस B2/2 प्लस BW, उन दोनों का मिनिमम क्या होगा? टी बीम का हो जाएगा, डन। अब ऐसे बात करें, अगर मैं इस बीम की बात करूं, इस बीम की बात करूं, ये दोनों कैसा बिहेव करेगा? एल बीम की तरह, डन। अब एल नॉट के लिए क्या है? एल नॉट बाई 12 प्लस BW प्लस 3DF B3/2 अपॉन BW, तो ये कोडल प्रोविजन है, ये है कोडल प्रोविजन, डन। लिसन, क्लियर है दोस्त? तो आज की क्लास में हम लोगों ने एमआर कोफिशिएंट जाना, डब्ल्यू रेनफोर्समेंट क्या होता है, क्यों यूज करते हैं,
फ्लैंज सेक्शंस क्या होता है, फ्लैंज सेक्शंस रेक्टेंगुलर से कैसे बढ़िया है, और इफेक्टिव फ्लैंज की कोरल प्रोविजन के बारे में अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर में। क्वेश्चन नंबर 1, बोल मत दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके डिस्प्ले पे, क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िए आप और कमेंट कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, percentage of steel for balanced design of singly reinforced rectangular sections by limit state method depends on। गेमिंग वर्ल्ड अपना नाम बदल के आप पहले अभी कराते हैं योगा। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, ज्योमेट्री ऑफ सेक्शन। अभी क्लास से बताया था इसके बारे में, जल्दी बताइए। डी संजना, सचिन, अंजलि, आकाश, आदित्य, सिद्धार्थ, काजू, रितिशा, निशु, प्रीति, स्वाति, वेल डन एवरीवन, वेल डन। अमित कुमार, अनिरुद्ध, रत्नेश, अक्षय, निकू, कंचन, दिव्यकांत, वेल डन, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड, नाइस। तो आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, यील्ड, मॉडल 1 2 3, वेरी गुड। मैक्सिमम लड़कों ने सही जवाब दिया है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है, वेरी गुड, वेल डन, सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान सवाल है, लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, आपको परेशान करने, डरना नहीं है, डरना नहीं है, बहुत आसान सवाल है, देखने में बड़ा लग रहा है, देखने में बड़ा लग रहा है। A singly reinforced rectangular concrete beam has width 150 mm and an effective depth of 330 mm. The characteristic compressive strength of concrete is 20 MPa and tensile strength of steel is 415 MPa. MPa होगा, not for MPS. This is MPa. MPa and the tensile strength of steel is 415 MPa. Adopt the stress block for concrete as per IS 456-2000 and take the limiting value of depth of neutral axis as 0.48 times the effective depth. रत्नेश वेल डन, शिव शंकर आपका सही है बिल्कुल, राम प्रकाश सही है, रत्नेश जिनका सही होगा उनका नाम लूंगा मैं, मुरारी, आदित्य प्रताप सिंह, थैंक यू सो मच टू ज्वाइनिंग द क्लास फ्रॉम कश्मीर। अरे वाह, कश्मीर से भी क्लास देख रहे हैं सर। आपकी फर्स्ट लेक्चर में वॉइस आप नहीं है, ठीक है। लिसन, सी प्रीति करुणा, वेल डन, वेरी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्त क्या पूछा गया इसमें, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद है, इसमें टाइम नहीं लगेगा, करेक्ट ना। तो आपसे पूछा गया है एमआर लिमिट, एमआर लिमिट, एमआर लिमिट। ग्रेड क्या है दोस्त, ग्रेड इज 415। 415 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0.138 FCK BD स्क्वायर, है ना, 0.138 FCK। ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इज 20। बी विड्थ कितना है, 150 इंटू इफेक्टिव डेप्थ 330, तो आंसर हो जाएगा आपका 45 किलो न्यूटन, 45 किलो न्यूटन मीटर। वेल डन, 6 आंसर सही है। आशुतोष यादव फ्रॉम सलोरी, वेरी गुड। युगांडा से देख रहे हो, चलो क्वेश्चन नंबर 3। वेल डन चांदनी, वेल डन, थैंक यू, बहुत बढ़िया, सही है आपका जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, doubly reinforced beams are recommended when the depth of beam is restricted, the width of beam is restricted, both depth and width is restricted, the shear is high। बहुत आसान सवाल है, वेरी गुड, वेल डन, सारों का जवाब सही यार, बहुत बढ़िया। अरे नाम भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, स्क्रोलिंग बहुत तेज हो रहा है। सीसी दिख रहा है, बस सीसी दिख रहा है हमको, नाम नहीं दिख रहा है, बहुत बढ़िया, वेल डन, सी,
वेल डन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नहीं, पोल नहीं आएगा, पोल में सारे बच्चों को दिक्कत हो रहा है, इसलिए आप कमेंट कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन एन अंडर एनफोर्स्ड कॉन्क्रीट बीम। 4 स्टेटमेंट है किसके रिगार्डिंग? अंडर एनफोर्समेंट के अकॉर्डिंग। आप जानते हो ना अंडर एनफोर्स सेक्शन क्या होता है। अब 4 स्टेटमेंट है, चारों को बड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। किसके रिगार्डिंग? अंडर एनफोर्स सेक्शन के बारे में। जल्दी से बताइए। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन क्रिटिकल, concrete reaches ultimate stress prior to steel, reaching the ultimate, concrete reaches ultimate stress prior to steel। यानी ये जो सवाल है शिवा आजमगढ़ से, ठीक है, बढ़िया, मजे करिए। मैम यही चाहते हैं ना, आजमगढ़ से, गाजीपुर से, युगांडा से, केरला से, हर जगह से बच्चे देखें। हाँ, इसी तो आए हैं। जो इलाहाबाद नहीं आ पाता है उनके लिए लाए हैं, ठीक है। बाकी जो इलाहाबाद में आ गए उनके साथ क्लास में संगम कर लेंगे, लेकिन जो नहीं आ रहे हैं उनके लिए यहां करेंगे, ठीक है। चलो, गाजीपुर से देख रहे हैं, अरे यही सोच है ना, हर जिले में चलेगा, ठीक है। बी 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 फर्स्ट एंड थर्ड, वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यानी एक्चुअल एक्स ए इज लेस देन एक्सी। इसको जो भी कमेंट, जो भी स्टेटमेंट लिखा है WSM के रेस्पेक्ट में लिखा है, क्योंकि स्ट्रेस की बात किया है। अगर स्ट्रेन के रेस्पेक्ट में बात करा तो LSM हो जाता। दूसरा क्या है? कॉन्क्रीट रीचेज अल्टीमेट स्ट्रेस प्रायर, प्रायर में पहले, तो कॉन्क्रीट नहीं पहुंचता है ना, कॉन्क्रीट पहुंचता है ओवर में, तो ये गलत हो गया ना। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला सही है। मोमेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन बैलेंस सेक्शन, बिल्कुल सही है, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस कम होगा तो मोमेंट कम होगा, तो ये भी सही है। अब बोला लीवर आर्म ऑफ रेस्टिंग कपल इज लेस देन द बैलेंस सेक्शन। लीवर आर्म क्या होता है? लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU होता है। तो दोस्त बोलता है लीवर आर्म कपल का लेस होगा, किसमें? किसके लिए? अंडर के लिए। अरे यार, अंडर के लिए XU कम होगा, XU कम होगा, ये वैल्यू कम होगा। जब D में से कम माइनस होगा तो ज्यादा होगा ना। अगर यहां लिखा रहता कि लीवर आर्म रेस्टिंग कपल इज मोर देन बैलेंस तो सही हो जाता है ना। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? लेस। तो ये वाला स्टेटमेंट, अगर दोस्त यही सवाल, यही चार स्टेटमेंट यही रहता और मैं अंडर की जगह ओवर करता, तो मेरा आंसर 2 और 4 हो जाता। हाँ या ना, बोलो यार, 2 और 4 हो जाता। तो हमारा पहला और चौथा सही है, इसलिए स्टेटमेंट डी के साथ जाएंगे हम। मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है, सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू। इन लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड द मुस्कान, ठीक है, गोरखपुर से देख रहे हो, कुशीनगर से देख रहे हो। अरे आंसर बता दो, गाजीपुर से, गोरखपुर से, कुशीनगर से, ठीक है। सबको मेरा नमस्कार, ठीक है। अब आंसर बता दीजिए आप लोग। इन लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर अ बैलेंस सेक्शंस यूजिंग, बुलंदशहर से देख रहे हैं, ठीक है। कराची से भी देख रहे हो, अरे वाह, पाकिस्तान में देखा जा रहा है। यूजिंग M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड HYSD स्टील ऑफ ग्रेड Fe415 इज गिवन MR लिमिट KBDS को। अबे अमेरिका से नहीं लिख, अमेरिका का स्पेलिंग तो लिख ले, तब फिर बताना अमेरिका से देख रहा हूं, अमेरिका से देख रहा हूं। स्पेलिंग लिख नहीं पा रहे अमेरिका से देख रहा हूं। चलो, MR लिमिट KBDS स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? ठीक है, ग्रेड है भैया, HYSD दिया रखा है 415, तो K क्या है भाई? Q लिमिट है, तो 415 के लिए क्या हो जाएगा? 0.138 FCK। देखो नो, स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद है तो आपका कैलकुलेशन का कितना टाइम बच रहा है, और ग्रेड कितना है? 0.138, FCK कितना है? 20, तो हो जाएगा 2.76। तो जो मैंने टेबल लिखवाया था ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चुटकियों में होंगे सवाल, चुटकियों में। मैक्सिमम स्ट्रेन एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील फॉर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन
हैविंग इफेक्टिव कवर टू कंप्रेशन स्टील एज डी एंड नेट न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फ्रॉम कंप्रेशन फेस एज एक्स। अभी बताया था स्ट्रेन डायग्राम जो होता है लीनियर होता है, और सिमिलर ट्रायंगल की मदद से अभी आपको बताया था मैंने। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो 0.002 ये तो एलिमिनेट हो गया। ए और सी कंफ्यूज क्यों हो रहा है यार? कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग सी बोल रहे हैं, 50-50 कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? देख भाई देख, कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? ये है 0.0035, ये स्ट्रेन निकालना है ASC। यहां से यहां की दूरी है न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज द XU एंड दिस इज स्मॉल d। अब सिमिलर ट्रायंगल लगा लीजिए आप यहां से। कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? 0.0035 बेसिक कॉन्सेप्ट जानिए, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तुरंत निकल जाएगा। 0.0035 XU स्ट्रेन ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, दिस वन XU माइनस D, D के टर्म में दे रखा है तो D लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब आपको निकालना है ESC इक्वल टू XU बाई D माइनस XU इंटू 0.0035 ऑप्शंस 1 के टर्म में दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस D अपॉन XU इंटू 0.0035, हाँ है ना। तो D माइनस XU 1 माइनस D माइनस, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बहुत लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं भाई, अगर कंफ्यूज हो रहा है तो बेसिक कॉन्सेप्ट जानो, वहां से चेक कर लो, ठीक है। वेल डन। क्वेश्चन नंबर 7, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड विद द रेफरेंस टू द सिंपली सपोर्ट अंडर एनफोर्स्ड। ध्यान रखना अंडर एनफोर्स्ड है, अंडर एनफोर्स्ड है। दो स्टेटमेंट है। फेलियर टेक्स प्लेस बाय क्रशिंग ऑफ कॉन्क्रीट बिफोर द स्टील। अंडर एनफोर्समेंट में क्रशिंग ऑफ कॉन्क्रीट कहां से होता है? गलत है ना भैया, क्रशिंग ऑफ कॉन्क्रीट तो ओवर में होता है, तो पहले जो फेल होता है स्टील होता है। तो इसने बोला है कि पहले क्रशिंग होगा, बिल्कुल गलत है पहला स्टेटमेंट, करेक्ट। दूसरा क्या है? द न्यूट्रल एक्सिस मूव्स अप द लोड इज इंक्रीज। अरे अंडर एनफोर्समेंट है, न्यूट्रल एक्सिस कम होगा तो मूव ऊपर करेगा, तो ये वाला सही है। पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है। वेरी गुड राज वर्मा, डी आदित्य, अभयराज, सुमित नहीं, सुमित गलत है आपका, सुधा, आनंद, प्रज्ञा, निशु, निक्की, अंजलि, वेल डन, प्रतिष्ठा, रंजीत सही है, डी, स्वाति सही है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर खुशी, वेल डन, करुणा, ममता, सुजीत, अंकुर सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेल डन बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, a simply supported beam is required to carry a load of 23 kilonewton meter including self weight। लोड दे रखा है इंक्लूडिंग सेल्फ वेट। आप डिजाइनिंग में हर बार इसका यूज करते हो। ओवर अ इफेक्टिव स्पैन 6 मीटर द बीम शैल बी डिजाइन्ड बाय अ फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट इन लिमिट स्टेट मेथड। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्त, एक बार मैं फिर से बोलूंगा, आप जब ऑप्शंस टाइप कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर लिख कर टाइप करो। क्या हो रहा है कि अभी सवाल डिस्प्ले पे 8 कर रहा है, बहुत लोग 7 का जवाब देने लग रहे हो, ठीक है। तो मेरी सबसे गुजारिश है, श्रीनारायण ठीक है, वेरी गुड, लखीमपुर से देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप देखते रहिए, मजे करते रहिए। जो भी आप आंसर दे रहे हो क्वेश्चन नंबर को लिखिए पहले, फिर आंसर दीजिए। 8 का सी देखते हैं, 8 का सी 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 भैया कैसे निकाल रहे हो? देख लो कॉन्सेप्ट देख लो, आप सही करो, मेरे को नहीं पता है, कैलकुलेशन करके आप बताओगे। आपसे पूछा गया क्या पूछा गया है? फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? BMU, ठीक है जी। अब सिंपली सपोर्टेड है, सिंपली सपोर्टेड क्या होता है? WU L इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन 8, यही होता है ना। आपको जो लोड दिया है उसको फैक्टर करोगे ना, तो फैक्टर कैसे करेंगे? 1.5 इंटू 23, L इफेक्टिव कितना है? 6 का स्क्वायर अपॉन 8। अब बताइए कैलकुलेट कितना आ रहा है? ये बता दो कैलकुलेटर कितना आ रहा है? कुछ लोग A बता रहे हैं, कुछ लोग C बता रहे हैं।
ये कैलकुलेट वैल्यू टाइप करके बताओ मेरे को पहले, कोई एक जन, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, एक जन टाइप करके बताओ मेरे को ये वैल्यू कितना आ रहा है, अब बता। 155। अनिकेत सही है, आज तो ठीक है, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। तो अब 155 हो जाएगा, वेरी गुड। तो इसमें इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, जब भी फैक्टर्ड की बात हो रही, एलएसएम की बात हो रही है, तो हम उसमें फैक्टर लेते हैं 1.5 का। A beam of size 250 mm width and d small d and अलग अच्छा and 460 mm effective depth is subjected to limit state method of 146 किलो न्यूटन मीटर। M20 ग्रेड का दिया है, स्टील दे रखा है, एरिया ऑफ स्टील पूछ रहा है दोस्त, मोमेंट दे रखा है, तो उस मोमेंट से आप न्यूट्रल एक्स निकाल लोगे, न्यूट्रल एक्स निकल जाएगा तो सी और टी को बराबर कर दोगे। बहुत आसान सवाल है, जल्दी से कैलकुलेट कर, बिना कैलसी का नहीं हो पाएगा। तो ऑब्वियस बात है जेई में नहीं आएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। तो पहले एक्सयू बताइए मेरे को, टाइप करके पहले मेरे को एक्सयू बताइए। 146 किलो न्यूटन मीटर के लिए न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा? ऐसे बीबीसीसी मत किया करो, पहले जो सवाल का पूछ रहा हूं उसका जवाब दो पहले। इसका न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा? भैया जो एम आर है उसको आप कंप्रेशन फोर्स लीवर आर्म के बराबर कीजिए, वहां से आपको न्यूट्रल एक्सिस मिलेगा, न्यूट्रल एक्सिस मिलने के बाद सी और टी को बराबर करोगे। न्यूट्रल एक्सिस कितना हो रहा है अंजलि? 211.6। विकास वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब आप न्यूट्रल एक्सिस निकाल लिए हो, अब आप सी और टी को इक्वल कर दो और वहां से बता दो मेरे को स्टील कितना होता है। तो कॉन्सेप्ट जो है ना, वैल्यू मेरे को नहीं पता है, आप बताओगे वही लिखूंगा मैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो है ना 0.36 एफ सी के बी एक्स यू डी माइनस 0.42 एक्स यू। एम आर कितना है मेरा? 146 इंटू 10 का पावर 6, 0.36 एफ सी के 20 इंटू 211.6 सबका है, मैक्सिमम लोगों ने बता दिया, पलक, अंशिका, रितिशा, विकास, अंजलि, वेरी गुड वेरी गुड। 211.6। अब मेरे को स्टील निकाल के बता दो, मेरे को स्टील निकाल के बता दो। विड्थ है आपका 250 इंटू एक्स यू 460 माइनस 0.42 एक्स यू इक्वल टू 211.6 211.6 और सी और टी को बराबर कर दो। कितना आ रहा है स्टील? कितना आ रहा है स्टील? कितना आ रहा है बता दो मेरे को। दो लोग 211.6 बताया, आप लोगों ने बताया, मैं वैल्यू की बार नहीं जानता हूं, कौन से बता दिया। अब 211.6 एक्स लिमिट रख के मेरे को स्टील बता दीजिए। 935 आ रहा है, बाकी लोग कमेंट कर दो। यार अलग अलग आंसर कैसे आ रहा है, किसी का 1065। दिव्यकांत राणा जल्दी जवाब दो यार, सब लोग टाइप कीजिए जल्दी से एस्ट निकाल के। संजना आपका 1000 नहीं, नहीं कैसे? पलक, दो तरह का आंसर आता है, कुछ लोगों का 1054 आ रहा है, कुछ लोगों का 935 आ रहा है। सब लोग कमेंट कीजिए। वीरेंद्र कुमार 1100। मैक्सिमम लोग 1100 बोल रहे हैं, मेरा आंसर 1100 होगा, लोगों के हिसाब से मैं कर दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट यही है, बाकी 1100 mm स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर।
कॉन्सेप्ट समझ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 10, द वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं देखना चाहता हूं कि इसका जवाब कितने लोग देते हैं पहले। A singly reinforced rectangular concrete beam of width 300 mm and effective depth 400 mm 400 mm is to be designed using M25 grade concrete and Fe 500 grade reinforcing steel. For the beam to be under reinforcement, the maximum number of 16 mm dia reinforcing bar that can be provided. बोलता है कि जो सेक्शन है ना वो अंडर रेनफोर्समेंट रहे। अंडर रेनफोर्समेंट रखने के लिए कि 16 mm का कितना डाया यूज करेंगे। वेरी गुड, 1100 मैक्सिमम लोग का है इसलिए मैंने 1100 आंसर कर दिया। अब आ जाओ सवाल नंबर 10 पे। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, पढ़िए आराम से। मैं आपको समय देता हूं, 30 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूं मैं। आराम से सवाल को पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। हाँ टाइम ले लीजिए, टाइम लगेगा, मुझे पता है टाइम लगेगा। उसके बाद भी कुछ लोग बस आंसर करना शुरू कर दिए। अरे भैया इसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। अरे इतना जल्दी कैसे कैलकुलेट कर लिए भाई, बी सी सी करना शुरू कर दिए। अरे समय लगेगा भाई, अच्छा सवाल है, 2 मिनट समय लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसको मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। देखो कॉन्सेप्ट ये है ना कि आप ए स्टील निकालिए, वो स्टील निकालिए जो लिमिटिंग के लिए है। तो जब मेरे लिमिटिंग के लिए आ जाएगा तो और उस स्टील पे आप नंबर ऑफ बार निकाल दीजिए 16 का और उससे कम सरिया दे दीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है, आप लिमिटिंग स्टील के लिए, लिमिटिंग स्टील के लिए पहले आप लिमिटिंग मोमेंट के लिए स्टील निकालिए। डन, तो यानी वो एरिया ऑफ स्टील आएगा जब सेक्शन लिमिटिंग होगा, करेक्ट। तो ऑब्वियस बात है फिर उसका नंबर ऑफ बार निकाल लीजिए, कितना पाई/4 16 स्क्वायर से डिवाइड करके। अब वो नंबर ऑफ बार किसके लिए आएगा, बैलेंस्ड के लिए आएगा, उससे कम कर दो, अंडर इन्फोर्समेंट हो जाएगा। तो मेरे को पहले टाइप करके बताओ, ऐसे नहीं चलेगा, बीबीसीसी नहीं करने, ऐसे बेवकूफ मत बनाया करो हमको। पहले मेरे को टाइप करके बताओ कि एएसटी लिमिट कितना होगा, एएसटी लिमिट कितना होगा, टाइप करके बताइए, निकाल बताइए मेरे को एएसटी लिमिट कितना होगा। एक 142 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो आपको एएसटी लिमिट कितना आ गया, 142.04 मान लो, चलो मैक्सिमम बच्चों ने बताया। दोस्त ये वो अमाउंट ऑफ स्टील है जब सेक्शन बैलेंस्ड होगा, वो अमाउंट ऑफ स्टील है। तो नंबर ऑफ बार कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ बार
1142.04 डिवाइडेड π/4 16 का स्क्वायर कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? अरे एग्जैक्टली मेरे को ना आप 5 से मत किया करो, एग्जैक्टली बताओ पॉइंट में कितना आ रहा है? पॉइंट में कितना आ रहा है? 5.6 5.6 है, इसलिए 6 बार। अरे यार निशु यार, यही तो समझना है एग्जैक्टली ये आ कितना रहा है बताओ मेरे को, बताओ मत कितना नंबर बार, आंसर नहीं पूछ रहा हूं मैं, एग्जैक्टली ये कितना आ रहा है बताओ मेरे को। 5.6 अंजलि ठीक है 5.68 5.68। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, अब समझो। ठीक है ठीक है, अब सुनो सुनो सुनो, अब कुछ बच्चे 6 अरे यार आपको अंडर करना है ना, आप कम करोगे ना यार, मैक्सिमम बोला है, मैक्सिमम मैक्सिमम, यानी अगर तुम 6 करोगे तो सेक्शन ओवर हो जाएगा ना। कितना बढ़िया सवाल बनाया है, अगर तुम 6 करोगे तो सेक्शन ओवर हो जाएगा ना, तुमको अंडर करना है तो सेक्शन पास दोगे ना। अरे बोलो यार हाँ है ना, समझे कि नहीं समझे? फिर से बोल रहा हूं, आपने एज लिमिट निकाला, एज लिमिट पे 5.6 आया, तो हम डिजाइनिंग में करते हैं ना कि स्टील निकालते हैं, जो पॉइंट आएगा उसको अगला ले लेते हैं। लेकिन क्या क्वेश्चंस क्या पूछा है? क्वेश्चंस ये पूछा है कि अंडर इनफोर्स सेक्शंस बनाने के लिए मैक्सिमम 16 mm का कितना डाया लगेगा। तो आप 6 दोगे तो ओवर हो जाएगा ना, इसलिए 5 देंगे ना। समझ में आया कि नहीं आया? 5 दी जाएगी भाई, 10 कैसे? समझ में आया, समझ में आया? अरे बोलो यार, अच्छा था ना कॉन्सेप्चुअल सवाल, आया कि नहीं आया मजा? तो ऐसे मजा नहीं आया, मुस्कुराहट के साथ, स्माइल के साथ। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा 5। बहुत बढ़िया, मुस्कुराहट फैला दो अपनी मुस्कुराहट को ऐसे ही, बहुत बढ़िया, मुस्कुराइए और सवाल कीजिए, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम स्ट्रेन एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील फॉर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन having effective cover to compression steel as d dash and neutral axis depth from the compression face। सवाल वही है, उसको अलग तरीके से चेंज कर दिया है, अब डी डैश कर दिया है। ठीक है, तो आपका ये हम सवाल कर चुके थे अभी। 0.0001 माइनस ए होना चाहिए इसका 11 का। ठीक है अनिरुद्ध, वेल डन, ये किया हुआ सवाल था। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। अ डबली रेनफोर्स्ड A doubly reinforced beam is considered less economical than a singly reinforced beam। 12th क्वेश्चन पे आ जाइए। खुशी, कंचन, वंदना, गुलशन, धनंजय, सिद्धार्थ, शिवम, आदित्य, प्रवीण, उपासंग, प्रवीण, रत्नेश, शशि। कंप्रेशन स्टील इज अंडर स्ट्रेस होगा ना। दीपक वेरी गुड, डी वाले से लाइक ठोक के करो। थैंक यू अनुज, थैंक यू, थैंक यू सो मच। डबली रेनफोर्समेंट लेस इकोनॉमिकल होगा। लेस इकोनॉमिकल का मतलब क्या हुआ यार? जो तुम मटेरियल यूज कर रहे हो उसका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो ना, अंडर स्ट्रेस्ड है ना, तो इकोनॉमिकल नहीं हुआ ना। तो इसका कारण क्या होगा? कंप्रेसिव स्टील इज अंडर स्ट्रेस्ड। वेरी गुड। द मोस्ट इकोनॉमिकल टाइप ऑफ आरसीसी बीम, अभी बताया टी बीम होता है, तो पहला टी बीम, अब टी बीम के 2 हो गए, सिंगली और डबली। जल्दी से जवाब दीजिए सवाल नंबर 13 का। अभी मैंने बताया था टी बीम यानी फ्लैंज सेक्शन द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड इफिशिएंट चैनल देन रेक्टेंगुलर सेक्शंस। अब उसके अंदर भी डबली और सिंगली ला दिया। वेरी गुड वेरी गुड, बी 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 बी। अरे वाह, बहुत फास्ट कमेंट हो रहा है इस बार। ये होता है, ये होता है। नाम भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। शिखा, निशु, आशुतोष, अनिरुद्ध, रत्नेश, दिव्यकांत, नहीं पढ़ पा रहा हूँ यार। तो आंसर हो जाएगा इसका सिंगली रेनफोर्स्ड। In a slab cast monolithically with cantilever beam, the beam is above the slab, so as the give plane so fit, then the plane is designed as। Question number 14। Very good, flange sections, Prachi, well done। शिवांश, अनिकेत, इंद्रजीत, अमरिंदर, लक्ष्मी, उत्कर्ष, अंकुर, रितिशा, वेरी गुड। तो फ्लैंज सेक्शन। नेक्स्ट, बहुत ही बढ़िया और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 15 नंबर। अ फ्लोर स्लैब ऑफ थिकनेस T
is cast monolithically transverse to a rectangular continuous beam of span L and width B. If the distance between the two consecutive point of contraflexure is L0, the effective width of compression flange at a continuous support is. देखता हूं कौन जवाब देता है इसका। इसका पोल कर दो भाई, इसका पोल कर दो, बहुत बढ़िया सवाल है ये। इसका पोल ग्रेड कीजिए इसका। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग इसका जवाब देते हैं। एक बार पोल कर दीजिएगा, जितने लोग भी कमेंट किए हो ना, एक बार पोल कर दो इसका। पोल आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 15 का। जल्दी नहीं, पोल में बताओ, पोल में बताओ, पोल में बताओ, पोल में बताओ, इसका पोल कर दो। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग बता रहे हैं। पोल करो यार, कुछ इंटरेस्टिंग है तभी तो बोल रहा हूं, कुछ बात है। फास्ट 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 फास्ट। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, जल्दी 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 जल्दी, 10 सेकंड का समय और दे रहा हूं। एंड कर दो दोस्त। ये एक ऐसा क्वेश्चन था, ये अब तक के पूरे सीरीज का ऐसा सवाल था जिसका सही उत्तर सबसे कम परसेंटेज आया है। ओनली 5% स्टूडेंट्स आर करेक्ट, ओनली 5%। उन 5% का मैं नाम तो नहीं जानता हूं, लेकिन दिल से उनको सलाम है मेरा। अब ध्यान दो इधर, अब सवाल क्या पूछा है। अ फ्लोर स्लैब, अंकुर वर्मा, वेरी गुड। अब भी एक मत करना शुरू कर दिया, अब देख के आंसर वहां से। अब फ्लोर स्लैब, अब कैसे होगा सुनो, अब सुनो कैसे होगा, तुम्हारे पता चल गया कितने लोगों को समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। अब सुनो ध्यान से। अ फ्लोर स्लैब ऑफ थिकनेस T cast monotonically transverse to a rectangular continuous beam of span L, width B, distance between two consecutive point of contraflexure is L0, the effective width of compression flange at continuous support। सपोर्ट की बात किया है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो जी, ये आपका डन दोस्त, बात सपोर्ट की है, ठीक है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट पे मोमेंट कैसा होता है, हॉगिंग होता है, और स्पैन पे मोमेंट कैसा होता है, सैगिंग होता है, ठीक है। अब मैं इसकी बात करूं, इसी बीम को मैं नीचे बना रहा हूं, इसी बीम को, ताकि समझ में आए आपको। डन दोस्त, यहां पे स्टील कहां देंगे हम, टेंशन ऊपर चला जाएगा, टेंशन ऊपर चला जाएगा, टेंशन ऊपर चला जाएगा, तो स्टील यहां देंगे ना, है ना, है ना। लिसन, जैसे सपोर्ट पर आएंगे, सपोर्ट पर आएंगे, बहुत ध्यान सुना, सपोर्ट पे आएंगे तो टेंशन आपका चला जाएगा ऊपर। अब कंप्रेशन क्या बच गया, है ना। तो सेक्शन को डिफाइन हम कंप्रेशन के विड्थ से करते हैं ना, है ना। तब यहां पे सपोर्ट पे आपका बी हो जाएगा ना। आया समझ में नहीं आया। बी प्लस 6T प्लस L0/6, दिस इज फॉर द स्पैन, दिस इज फॉर द स्पैन, लेकिन यहां सवाल सपोर्ट पूछा गया है। समझ में आया कि नहीं आया, एक बात हम सबको बता दो मेरे को। तो कंप्रेशन यहां क्या हो गया, बी हो गया ना, तो आंसर क्या होगा, बी। शिवशंकर, सोनी, वेरी गुड, आप सही थे, बिल्कुल सही है। नहीं आया, उत्कर्ष नहीं आया, जिसको नहीं आया नहीं आया लिख दो, जिसको आ गया थम्स अप कर दो। मैं देख लूं कितनों को नहीं आया, समझ आ गया, बहुत बढ़िया, रिपीट 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 रिपीट, एक बार और। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फिर से बता रहे हैं वंस अगेन दोस्त,
आपने जो लोगों ने आंख बंद करके बताया ना, ये कब था? जब आपका स्पैन पे था। आपसे सवाल सपोर्ट पर पूछा गया है। अब मैंने कंडीशन बनाया, सपोर्ट का टीवी में ये है, तो जो स्टील होगा वो टॉप पे जाएगा ना। सपोर्ट पे मोमेंट कैसा होगा? हॉगिंग होगा। हॉगिंग में निगेटिव मोमेंट होगा, तो निगेटिव मोमेंट होगा तो स्टील टेंशन कहाँ होगा? टॉप पे चला जाएगा, तो टेंशन टॉप पे चला गया, तब कंप्रेशन नीचे आ गया ना। और जब हमारा यहां होगा तो स्टील नीचे देते हैं, तो हम फ्लैंज सेक्शन जो कंप्रेशन का जो बी होता है ना, उसी के आधार पर कमेंट करते हैं। अब जब यही सेक्शन आपका स्पैन पे होगा तो आपका स्टील कहां था? टेंशन में, तो ये फ्लैंज हो गया ना। ध्यान देना, अगर स्पैन पे बात करेंगे तो फ्लैंज सेक्शन, सपोर्ट पे बात करेंगे तो रेक्टेंगुलर सेक्शन, तो रेक्टेंगुलर का बी हो गया ना। अगर यही बात करते स्पैन पे तो क्या आ जाता? बीएफ आ जाता। सिंपल सी बात है, सपोर्ट पे निगेटिव मोमेंट होगा, निगेटिव मोमेंट होगा तो टेंशन चला जाएगा ऊपर, तो कंप्रेशन हो गया नीचे, और सेक्शन तो कंप्रेशन बी हो गया कि नहीं? बी हो गया। अब विड्थ ऑफ फ्लैंज काहेगा विड्थ ऑफ फ्लैंज? विड्थ ऑफ फ्लैंज तब तो बात करोगे ना जब ऊपर कंप्रेशन होगा। जिन लोगों ने रिपीट करने के लिए बोला था, अब समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बता दो, हाँ या ना। ये कॉन्सेप्ट आगे, इस पे एक और सवाल दे रहा हूं, समझ में आ गया ना? रटना नहीं है, रटना नहीं है। यस, समझ आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेल डन। द इफेक्टिव विड्थ, वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड। रंजीत अगला सवाल उसी पर आएगा, रंजीत अगला सवाल उसी पर आएगा। द इफेक्टिव विड्थ ऑफ रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट टी बीम फ्लैंज अंडर कंप्रेशन अकॉर्डिंग टू IS 456/2000। Given L0 is the distance between the adjacent zero moment point, B is the width of rib, and D is the thickness of the flange. Very good. A. A. Very good. Question number 17. एक टी बीम है, कैसा है? रूफ सेक्शन। रूफ सेक्शन यानी बीम रूफ के साथ है, बीम रूफ के साथ है मतलब कंटिन्यूअस का केस है। रूफ फ्लोर सिस्टम का सवाल है। बीएफ जब पूछेगा आपसे तो दो तरह की बात होती है, एक आइसोलेटेड के लिए होती है, एक फ्लोर सिस्टम के साथ होती है। तो सवाल बोल रहा है रूफ के साथ है, तो बीम रूफ सिस्टम है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा बीएफ का फॉर्मूला कौन सा लगेगा। बाकी डेटा आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 17 को लेकर, जल्दी से। हाँ, 16 का ये सही है, सबका सही है, 16 का है, बहुत बढ़िया। 17। विकास 5 मिनट। अनिरुद्ध, बहुत बढ़िया, वेल डन। सिद्धार्थ, इसमें बहुत लोगों ने गलती किया है, जिनका नाम लूंगा जिनका सही है। अनिरुद्ध, सिद्धार्थ पटेल, प्रज्ञा गौतम, अनिकेत श्रीवास्तव, प्रफुल्ल, प्रिया, आनंद, आशु, उत्कर्ष, अमन, अमरजीत, अनुज, आरती, आरती गलत है आपका, हिमांशी, वेल्डन, रितिशा, वेल्डन, हिमांशी, वेल्डन, धर्मराज, अमरिंदर, रुचि, वेल्डन, अंजलि, वेल्डन, हिमांशी, प्रिया,
वेल डन। आ जाइए दोस्त, ये क्या था, फ्लोट सिस्टम था। अब कॉन्सेप्ट क्या बोल रखा है, विड्थ ऑफ फ्लैंज। विड्थ ऑफ फ्लैंज कितना आसान है यार, वैल्यू पुट करना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एल नॉट बाई 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 डी एफ है ना, और B1/2 प्लस B2/2 प्लस BW, यही है प्रोविजन। सबसे पहला हमारा हमें ये देखना है कि आइसोलेटेड का BF रखना है कि आपका रूफ फ्लोर सिस्टम का करना है। तो ये हम सवाल से पढ़ के समझ में गए। एल नॉट क्या है, अब एल नॉट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द बीम, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर, एल नॉट है कंट्राफ्लेक्सर। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, अब देखो जी, मिनिमम ऑफ एल नॉट कितना हो गया 3600 डिवाइडेड बाई 6 प्लस विड्थ ऑफ वेव कितना दे रखा है, विड्थ ऑफ रिब को ही बोलते हैं 300 mm प्लस डेप्थ, डीएफ कितना है, डेप्थ ऑफ फ्लैंज, थिकनेस ऑफ स्लैब डेप्थ ऑफ फ्लैंज है 100, तो कितना हुआ 600, 300, 900, 906, 1500 हो गया। ये हो गया 1500 mm। अब आइए B1/2, अब क्या बोलता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द बीम 3 मीटर, 3 मीटर इधर, 3 मीटर इधर, तो आधा आधा 1.5 और 3 मीटर। तो आप क्या बोलोगे फिर, 3 मीटर का मतलब 3000/2, 3000/2 1500 प्लस वेब का एरिया कितना है 300, कितना हो जाएगा 1800। मिनिमम बोलेंगे ना तो आंसर 1500 हो जाएगा ना। बताइए ऐसे आधे लोग गलत किए हो ये वाला। ठीक है राम प्रकाश, यूथ का है, वेरी गुड। एन आइसोलेटेड टी बीम, अभी वाला जो पुराना वाला सवाल था वो सवाल आपका फ्लोर सिस्टम का था, अब सवाल आइसोलेटेड का है। वेरी गुड, इतना प्रैक्टिस कर दो ना कि कोई दिक्कत ना हो। एन आइसोलेटेड टी बीम is used as a walkway. The beam is simply supported with the effective span of 6 meter. The effective width for the cross sections, तो simply supported है तो आपका effective ही तो आपका इनलेट हो जाएगा। अच्छा 3300 होगा उसमें, 3000, ठीक है सही बोल रहा हूँ, लेकिन आंसर तो वही होगा ना। ठीक है अंजलि, बहुत बढ़िया। 3300 mm, लेकिन आंसर 1500 होगा। ठीक है चलिए बताइए, तो यहां अब विड्थ ऑफ फ्लैंज क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ फ्लैंज हो जाएगा मिनिमम वैल्यू ऑफ एल नॉट अपॉन एल नॉट बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू और बी। अब एल नॉट कितना हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ 6000, बी कितना है भैया, विड्थ कितना है 1000 प्लस 4 प्लस वेव कितना है 300। बताइए कितना आ रहा है जल्दी से। ये हो गया फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू क्या है 1000, जल्दी से बताइए। ए 900, वेरी गुड, वेल डन। तो ये कैलकुलेट करके आएगा 900, तो आपका आंसर हो जाएगा 900 mm। वेरी गुड, वेल डन। द इफेक्टिव विड्थ of BF of flange of continuous T-beam in a floor system is given as, BF होता है L0/6। L0 क्या है इसमें, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए। L0 क्या है, A, डिस्टेंस में पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर, A, वेरी गुड। शिल्पा, रितिशा, धर्मेंद्र, यूनिक, रत्नेश, विकास, प्रियंका, अनिकेत, सिविल, अमन, नेवर गिव अप, वेरी गुड, वेल डन। आरती, वेल डन। इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज फॉर टी बीम, अभी सवाल किया हम लोगों ने, जल्दी से मारो यार 20 वाला, जल्दी 20 का इफेक्टिव टी बीम L0/6, यानी सारा ऑप्शन वही है, L0/6 प्लस 60F। 20 का। अरे भैया सवाल नंबर दे के ऑप्शंस दो ना,
बी आ जाएगा। वेरी गुड। बी 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 नहीं, चलिए। इन रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट टी बीम, बोल रहा है कि जो टी बीम है, फ्लैंज इज इन कंप्रेशन, द पोजिशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस विल बी। अगर अगर कोई फ्लैंज सेक्शन है, कोई फ्लैंज सेक्शन है, तो उसका न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन फ्लैंज में भी हो सकता है, वेव में भी हो सकता है। ये किस पर डिपेंड करता है? पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। 21 का पीयूष, विकास, शिल्पा, अमन, सुजीत, आशुतोष, अंजलि, आकांक्षा, लक्ष्मी, वेल डन। डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ फ्लैंज इन रिलेशन टू टोटल डेप्थ ऑफ परसेंटेज। क्या करते हैं हम? पहले मानते हैं ना कि न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज में है, उसके लिए सी और टी को बराबर करते हैं। 0.36 FCK BXU इक्वल टू 0.87 FYAST। वहां से हम न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं। अगर वो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ ऑफ फ्लैंज से कम या उसके बराबर हो, उसको बोलते हैं फ्लैंज में है। अगर ज्यादा है तो वेव में है, लेकिन वो वैल्यू सही नहीं है, फिर अलग केस बनाते हैं, फिर वहां से निकालते हैं। वेरी गुड, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। अब कंटिन्यूअस, ये बहुत अच्छा सवाल है। अभी अभी मैंने आपको स्पैन और सपोर्ट का कॉन्सेप्ट बताया है कंटिन्यूअस के लिए। अगर आप पिछले वाले कॉन्सेप्ट को समझे हैं तो इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा। अ कंटिन्यूअस आरसी बीम स्पैन 6 स्पैन है सेगमेंट इज सपोर्ट्स आर मोनोलिथिक रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब, दिस बीम विल बेस्ट बी डिजाइंड। आई होप ये बहुत ही अच्छा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। आपने सपोर्ट और स्पैन का कॉन्सेप्ट को समझा होगा तो इसका जवाब 100% दोगे। सिक्स स्पैन, एक दो तीन चार पाँच छ, वेल डन धनंजय, कामनी, हिमांशी, अंशिका, अमित, गुलशन, खुशी, दीपांशु, प्रज्ञा। वेल डन, वेल डन। इसका मतलब बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझ गया आ गया आपको। देखो जी, जब स्पैन की बात करेंगे, अब क्लियर हो गया ना? किसी ने बोला था सर स्पैन का सवाल कर दो। अब यहां देखो टी बीम होगा तो यहां पे स्पैन के लिए टी बीम है, ठीक है, और सपोर्ट के लिए है। दोनों जगह मैं टी बीम बना रहा हूं, डन। अब स्पैन पे मेरा स्टील कहां होगा? टेंशन में। यहां मेरा स्टील कहां होगा? कंप्रेशन में, डन। अब ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस, डन। तो टेंशन, यहां कंप्रेशन क्या हो गया? ये कंप्रेशन हो गया, है ना? यहां कंप्रेशन क्या हो गया? ये हो गया। देख रहे हो? अगर फ्लैंज की बात करें तो आपका स्पैन पे मीम कैसा? फ्लैंज्ड है। और सपोर्ट पे कैसा है? रेक्टेंगुलर है। जो भी कमेंट करते हैं ना, कंप्रेशंस के साइज पे करेंगे, है ना? कंप्रेशंस आपका स्पैन पे फ्लैंज्ड है और यहां पे रेक्टेंगुलर है। वेरी गुड, वेल डन। आई थिंक दोस्त, अब बताओ ये वाला कॉन्सेप्ट दोनों सवाल करने के बाद क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जिन लोगों को भी डाउट था, ये सवाल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार मेरे को मुस्कुराहट के साथ थम्स अप कर दो यार। ये अलग था, ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग था। वेल डन, नाइस। चलिए जल्दी से करते हैं, बहुतों को भूख लग गया, भाग रहे हैं क्लास छोड़ छोड़ के। हाँ?
ये तुम्हारी मुस्कुराहट है ना, यही सारी दिन की थकान खत्म करती है। बहुत बढ़िया। हाँ वो लाइक करके चले गए ना सब 340। बस आए लाइक कर दे, गुरुजी आ गए, चलो पढ़ाई बाद में करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन आइए। दीपांशु को नींद आ रही है तो आप सुलाइए, उसको नींद आ रही है तो सुलाइए, आप आराम से आप भी जाइए सुलाइए दीपांशु को, दीपांशु को नींद आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। A T-beam behave as a rectangular beam of a width equal to its flange of its neutral axis. जल्दी बताओ जल्दी बताओ, लास्ट 2 सवाल बचा हुआ है, जल्दी। अरे 2 सवाल बचा, जल्दी जल्दी करो जल्दी करो। वेरी गुड। सी, जब जब न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज में होगा तो देखने में टी बीम बिहेव करता है रेक्टेंगुलर की तरह, ठीक है। तो आपका आंसर रिमेन्स विद इन द फ्लैंज। वेरी गुड दिव्यकांत राणा, वेरी गुड। नेक्स्ट, अ टी बीम becomes identical to a rectangular beam with the width equal to its flange width when the neutral axis is in। टी बीम becomes identical, वही सेम सवाल है, सेम सवाल है, लैंग्वेज को चेंज करके दिया है, यानी एक ही बात को पूछने के कई अलग अलग तरीके हैं। वो बोलता है कि टी बीम आइडेंटिकल है किसके, रेक्टेंगुलर बीम के। सवाल वही था भैया। चौबीस 24, वेरी गुड वेरी गुड। दोस्तों आज की क्लास की लास्ट सवाल, लास्ट सवाल है ही नहीं, अरे वाह। तो ये आखिरी सवाल था आपका, ये आखिरी सवाल था। होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। हम लोगों ने एलएसएम के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए, हम लोगों ने एलएसएम से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को किए हैं अच्छे से, ठीक है। अब आगे के सेक्शंस में डिजाइन और बीम से रिलेटेड सारे प्रोविजंस आपके पास एक एक करके लाएंगे हम, ठीक है। एंजॉय कीजिए आज की क्लास के लिए। होप आज की क्लास आपको अच्छा लगा, आगे इससे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।